जिस भी कैंडिडेट को काउंसलिंग सेंटर पर वहां पर सीट अलॉट कर दिया गया है, राइट, अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मान लेते हैं किसी कारण से वो प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं या एक्सेप्टेंस फी एक सर्टेन जो प्रोवाइडेड टाइम पर अगर वो पे नहीं कर पाते हैं, नहीं मिलेगा, वो आपको मौका ही नहीं दिया जाएगा आने वाले राउंड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। आप अपने एडमिशन को यहाँ से भी विथड्रॉ कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। हालांकि इसका कोई सेंस नहीं बनता, तुम जाओ ही मत कराने एडमिशन, तुम्हारा नाम ही सिर्फ वहाँ रह जाएगा, बाद में आगे प्रोसेस ही नहीं होगा, तो वैसे भी कैंसिल ही माना जाता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षत। तो जैसा कि जैक दिल्ली काउंसलिंग का डेट आ चुका है ना, आपको काउंसलिंग में भी जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना है, वहाँ पर सीट अलॉटमेंट करवानी है, किस तरह से फ्रीज करना है अपने सीट को, क्या फ्लोट में रखना है। चलिए इन सब के बारे में बात करते हैं। सबका डेट बाय डेट ऑलरेडी नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप काउंसलिंग में, जैक दिल्ली काउंसलिंग में अगर आपको जाना है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना। रजिस्ट्रेशन का डेट आप देख लो, लास्ट डेट है 2 जून तक इसका, और ये 2 जून लास्ट डेट है। और ये बहुत अब कम दिन बच रहे हैं ना, 27 तो आज हो ही गया, 4-5 दिन बच रहे हैं, करवा लो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। और ये रजिस्ट्रेशन कराने में आपको 1500 फी पे करनी पड़ेगी, जो बिल्कुल ही नॉन रिफंडेबल होगा। डजेंट मैटर कि आप काउंसलिंग में जाओ नहीं जाओ, मैटर नहीं करता, वो नॉन रिफंडेबल होगा, आपको वो वापस नहीं मिलने वाले में से है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप चॉइस फिलिंग करते हो, राइट, तो उसका आपको एक ही चांस मिलता है, आपको वो एडिट करने नहीं मिलता है, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग करते वक्त ध्यान रखना, मैक्सिमम चॉइस को फिल करना है, आपको वो एडिट एक बार करने मिलेगा। कब मिलेगा पता है? फर्स्ट राउंड के ड्यूरेशन में नहीं, जब सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगी। सेकेंड राउंड कब से शुरू होगा जैक दिल्ली का? 19 जून से। तो उससे ठीक एक दिन पहले यानी 18 जून को आपको एक बार और लास्ट बार चांस दिया जाएगा चॉइस फिलिंग को एडिट करने का। तो यहाँ भी आप एक चीज़ समझो कि अगर आपने एक बार फर्स्ट राउंड से पहले चॉइस फिलिंग किया ना, तो फर्स्ट राउंड में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा उसे चेंज करने का। हाँ, सेकेंड राउंड से ठीक पहले एक बार आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि थर्ड राउंड से पहले भी आपको मौका दिया जाएगा, फोर्थ से भी पहले दिया जाएगा, नहीं। सेकेंड राउंड से ठीक एक दिन पहले, जो 19 जून को स्टार्ट होगा, ठीक एक दिन पहले यानी 18 जून को आपको वन लास्ट चांस दिया जाएगा। वन लास्ट चांस कि आप अपने जो चॉइस फिल किए हो उसे एडिट कर लो अपने अकॉर्डिंग। अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न है कि नहीं मुझे ये कॉलेज रखना था, ये नहीं रखना था, तो आप उसे चेंज कर सकते हो। ऐसे शुरू में ही क्लियर हो जाओ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखो यहाँ पर देख लो, लिखा हुआ है चॉइस एडिटिंग विल बी अवेलेबल ओनली व्हेन द रजिस्ट्रेशन इन ओपन एज मेंशन्ड इन SN नंबर एबव एंड देयर विल बी नो फर्दर विंडो फॉर चॉइस एडिटिंग। तो जैसा कि ऊपर मेंशन किया गया है SN नंबर 1 में, देखो क्या मेंशन किया गया, ध्यान देना यहाँ पर अच्छे से। मैं यहाँ पर देखो कि ऑन ए सिंगल डे ऑन जून 19 बिफोर राउंड 2 एज पर द टाइमिंग्स मेंशन्ड कैंडिडेट्स मे ऑल्सो एडिट देयर चॉइसेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो 19 जून को जब दोबारा काउंसलिंग शुरू होगी ना सेकेंड राउंड की, उससे ठीक पहले आपको एक मौका दिया जाएगा, जो आपने चॉइसेस फिल की हैं उसे आप चेंज कर सकते हो। तो देख लो यहाँ पर जो स्टार्टिंग डेट है May 21 है, और इन लास्ट डेट ऑफ टाइम फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसके अलावा फॉर्म फिलिंग एंड रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट एंड चॉइस फिलिंग, ये चारों आपका 2 जून तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी मंडे तक कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। ये आप नहीं करते हो तो फिर मुश्किल है। अब देखो काउंसलिंग शेड्यूल क्या है। काउंसलिंग शेड्यूल आपका 9 जून से आपका मंडे से, यानी जो आने वाला नेक्स्ट मंडे है उस मंडे तक तो आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर लेना है। फिर आपको 5-6 दिन का ही टाइम है, फिर नेक्स्ट मंडे से, उससे नेक्स्ट मंडे से आपका देखो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो काउंसलिंग में 9 जून को डिक्लेरेशन ऑफ सीट हो जाता है। ओके, डिक्लेरेशन आपको पता चल जाएगा आपको कौन सी सीट, और अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एक्सेप्टेंस फी पे करने के लिए बुलाया जाता है, राइट। तो जिस भी कैंडिडेट को काउंसलिंग सेंटर पर वहाँ पर सीट अलॉट कर दिया गया है, राइट, अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मान लेते हैं किसी कारण से वो प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं या एक्सेप्टेंस फी एक सर्टेन जो प्रोवाइडेड टाइम पर अगर वो पे नहीं कर पाते हैं, तो उनका एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। दोनों में से कोई एक भी अगर आप नहीं करते हो, आपको दोनों ही करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी और एक्सेप्टेंस फी भी आपको पे करनी पड़ेगी। वो दोनों पे करने के बाद ही आपको आपका एडमिशन लिया जाएगा। अगर दोनों में से किसी एक में भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, देन आपके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, स्पेशली फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के बाद। तो चलो यहाँ पर आप अलग अलग डेट देख सकते हो।
कि कौन से कैटेगरी को पर्टिकुलरली किस दिन बुलाया जाएगा। तो ये आपको 9 जून को ही पता चल जाएगा कि आपको अब अगले किस डेट में जाना है, क्योंकि आप अपनी कैटेगरी तो आपको पता होगी। आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर देख लो, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, फिर एससी, ईडब्ल्यूएस, जनरल कैटेगरी को कब तक जाना है। तो उस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर। अब हाँ, एक और ऑप्शन है, जैसे कि सीट अलॉटमेंट के टाइम पर क्या आपने उस सीट को फ्रीज कर दिया या फ्लोट पे रखा है, ये भी मैटर करता है। क्योंकि अगर आपने एक बार अपने सीट को फ्रीज कर दिया ना, तो आपके पास फर्दर ऐसा कोई भी चांस नहीं मिलने वाला है कि आप उस सीट को चेंज कर पाओ, क्योंकि वो आपको फिर अलॉट किया ही किया जाएगा, आप उसे अपग्रेड नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप उसे फ्लोट के ऑप्शन में रखते हो देन आपके पास अपग्रेडेशन का एक ऑप्शन रहता है। ओके, तो वो भी कब है, देखो वो भी कब तक कर लेना है, आपको 18 जून तक कंप्लीट कर लेना है। यानी सेकेंड राउंड काउंसलिंग जो 19 जून से शुरू होगी, उससे ठीक एक दिन पहले ये इससे भी आपको क्लियर हो जाना है कि आप कैंडिडेट लॉगिन करके सीट को फ्रीज में रखना चाहते हो या फ्लोट में रखना चाहते हो, है ना। तो वहाँ तक आप चेक कर लो, क्योंकि एक बार सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद फिर आपके पास वो ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर चाहे आप फ्रीज में रखते हो या फ्लोट में रखते हो, डजेंट मैटर, आपको वही सीट मिलेगा अगर आप फिर भी जाना चाहते हो तो देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। विथड्रॉल ऑफ एडमिशन ऑनलाइन थ्रू कैंडिडेट्स लॉगिन ऑन। तो अब कोई कैंडिडेट है, वो चाहते हैं कि मैं एडमिशन नहीं लेना चाहता हूँ, मैं विथड्रॉ करना चाहता हूँ इस एडमिशन से, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में द कैंडिडेट हु ऑप्ट दिस ऑप्शन विल बी ट्रीटेड टू हैव विथड्रॉन फ्रॉम ऑल द रिमेनिंग राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। ओके, तो जो भी इस तरह का काम करेंगे, यानी एडमिशन फर्स्ट राउंड में मान लो होने के बावजूद भी अपने एडमिशन को विथड्रॉ करते हैं, ऐसे कंडीशंस में मान लो कि अब एक बच्चा क्या किया ना, एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ, मस्त समझ में आ जाएगा। एक बच्चा जो हम लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट, ओवर स्मार्ट जिसे आप कहते हो, उसने सीट को फ्रीज कर दिया, है ना। अब वो एडमिशन भी जाके एक्सेप्टेंस फी भी पे कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर लिया। फिर उसको किसी ने बताया कि यार तुमको तो अच्छा कॉलेज मिल जाता, क्या वो ब्रांच लेना था, वो कॉलेज लेना, तुम तो ये ले लिए। अब कहा कि नहीं, अब तो ये पॉसिबल है नहीं। मैं क्या करता हूँ ना, मैं एडमिशन विथड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं फिर क्या करूँगा, सेकेंड थर्ड राउंड में काउंसलिंग करवा के वो वाला कॉलेज ले लूँगा। तो ये नहीं चलने वाला है मेरे भाई। क्यों नहीं चलने वाला है? क्योंकि जैसे ही आप अपने एडमिशन को विथड्रॉ करोगे ना, आपको बैन कर दिया जाएगा, आने वाले अलग अलग जो काउंसलिंग्स हैं उसमें पार्टिसिपेट आप नहीं कर पाओगे। किसी भी काउंसलिंग में जो फर्दर काउंसलिंग होगी उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। देखो, द कैंडिडेट्स हु ऑप्ट दिस ऑप्शन विल बी ट्रीटेड टू हैव विथड्रॉन फ्रॉम ऑल द रिमेनिंग राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। मतलब आपको एज्यूम किया जाएगा कि आपने बाकी राउंड्स के काउंसलिंग से भी खुद को विथड्रॉ कर लिया है। अरे कॉलेज मिलने के बाद ऐसे विथड्रॉ कर लोगे, कहोगे नहीं चाहिए हमें, तो फिर बाकी में भी नहीं ही चाहिए तुम्हें। तो इस तरह तो ये आप ध्यान देना, तो विथड्रॉ नहीं करना है। अगर आपको ये उम्मीद है कि चलो मुझे सेकेंड थर्ड में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, वो आपको मौका ही नहीं दिया जाएगा आने वाले राउंड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब देखो, दे मे पार्टिसिपेट ओनली इन द स्पॉट राउंड इफ एनी। देखो जो स्पेशल राउंड्स होते हैं ना, स्पेशल राउंड्स में अगर कोई स्पॉट राउंड निकाला जाता है तो आप उसमें पार्टिसिपेट जाके कर सकते हो, लेकिन ये हर साल नहीं निकाला जाता है, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। तो वो आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते हो कि मैं उसके थ्रू कर लूंगा। द सीट अलॉटेड टू सच कैंडिडेट्स विल बी कैंसल्ड एंड शैल बी ट्रीटेड वैकेंट। विड्रॉल ऑप्शन विल रिमेन ओपन ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग विंडो। तो ठीक है, तो विड्रॉल ऑप्शन जो फिजिकल रिपोर्टिंग विंडो होता है ना, तब तक भी आपके लिए ओपन रहेगा। जो फिजिकल रिपोर्टिंग विंडो कब तक आपका रहने वाला है? फिजिकल रिपोर्टिंग विंडो क्या होता है? जब आप कॉलेज में जाके खुद से विजिट करते हो, उसे फिजिकल रिपोर्टिंग कहा जाता है। तो चलो, वो लास्ट डेट आपको जुलाई 8 तक मिलने वाला है, ठीक है। आप अपने एडमिशन को यहाँ से भी विथड्रॉ कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। हालांकि इसका कोई सेंस नहीं बनता, तुम जाओ ही मत कराने एडमिशन, तुम्हारा नाम ही सिर्फ वहाँ रह जाएगा, बाद में आगे प्रोसेस ही नहीं होगा, तो वैसे भी कैंसिल ही माना जाता है। लेकिन हाँ, फिर भी जरूरी होता है ये। अब देखो 19 जून से आपका सेकेंड राउंड का काउंसलिंग शुरू हो जाएगा, तो मोर ऑफ एन नॉट आपको फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में ही मिल जाएगा डिजायर्ड सीट। अब होता क्या है प्रॉब्लम, देखो सेकेंड राउंड की जरूरत कब पड़ती है। अब जैसे कि मैं काउंसलिंग में गया, मैं स्टेट बोर्ड वाले काउंसलिंग में मैं गया था, तो उसमें मान लेते कि मुझे जो पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए था ना, उसमें सारे सीट फिलअप हो चुके हैं। अब मेरा क्या सीन था कि मुझे यही कॉलेज चाहिए, मुझे ये कॉलेज नहीं मिलेगा, मैं ये कोर्स ही नहीं करूँगा। मैं काउंसलिंग से वापस आ गया कि मुझे बाकी किसी जगह अलॉट नहीं करवाना, मुझे इसमें नहीं मिला, मैं नहीं कराऊंगा एडमिशन, मुझे अगले साल में वेट करूँगा। मैं आ गया। अब क्या हुआ ना कि जितने स्टूडेंट जो उस कॉलेज में अलॉट किए गए थे, जिनको सीट दिया गया था, वो सारे फिजिकली अपीयर हुए ही नहीं। उसमें से 4-5 कैंडिडेट्स नहीं अपीयर हो पाए किन्हीं कारणों से।
तो अब दोबारा से जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी ना, उसमें वापस से 5 सीट वैकेंट होंगे और अब सबसे पहले चांस किसको दिया जाएगा? आपको। क्यों दिया जाएगा आपको? क्योंकि आपको फर्स्ट राउंड में ही बुलाया गया था, ठीक है। तो जो ऊपर के स्टूडेंट्स होते हैं ना रोल नंबर वाले, उनको पहले चांस दिया जाता है, तो आपको चांस दिया जाएगा, आप देखोगे वैकेंट सीट है, आप वहाँ ग्रैब कर लोगे, तो सेकेंड राउंड में ये आपको फायदा हो सकता है। लेकिन आप इसमें दूसरे कैंडिडेट पे डिपेंड रहोगे कि वो अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो, ठीक है। नहीं तो टॉप कॉलेजेस के सीट जनरली फर्स्ट काउंसलिंग में ही सारे फिलअप हो जाते हैं, कुछ इक्के दुक्के ही बचते हैं, लेकिन अगर आपका लक अच्छा रहे तो ज़्यादा सीट भी बच जाते हैं, बहुत बच्चे नहीं रिपोर्ट कर पाते हैं फिजिकली। तो सेकेंड राउंड का काउंसलिंग आपका देखो कब से शुरू हो जाएगा? जून 19 2025 में कॉमन 19 जून से बेसिकली आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। 28 जून को जो डिफेंस के एम प्रायोरिटी एंड बोनस पॉइंट वेरिफिकेशन वगैरह है वो कर लिया जाता है। डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपका 24 को आ जाएगा, ओके। और उसके बाद अगेन आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी आफ्टर पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी एट रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 2 बार किया जाएगा, ठीक है। एक बार जो काउंसलिंग आपका सेंटर होगा वहाँ पे भी किया जाएगा, उसे मोटा मोटी वेरिफिकेशन आप कर सकते हो, ओवरऑल बस ऐसे ही चेक किया जाता है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो मेनली होगा वो आपके यूनिवर्सिटी में होगा, वहाँ सबमिट करते टाइम पे वहाँ पे अच्छे से फिर वेरीफाई किया जाता है, आपके सर्टिफिकेट के नंबर तक को चेक किया जाता है और वहाँ पे अपने साइट्स पे डाल के कि क्या ये ओरिजिनल है भी या नहीं है। तो वहाँ किसी टाइप का कोई झोल नहीं चलने वाला में से है कि तुम फेक बना के चले जाओगे वहाँ काम चल जाएगा, नहीं। वहाँ नंबर ही डाल के डायरेक्ट चेक कर लिया जाता है कि ये बच्चे ने कब किस ईयर में 10th दिया था और इसका रिजल्ट क्या है। तो सिंपली वहाँ पर आप कुछ नहीं इधर उधर कर पाओगे, वहाँ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके ही जाने पड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपको खुद भी जाना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि जब जो कॉलेज का फर्स्ट डे होता है, जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहे होते हो तो आपका उसी दिन आइडेंटिटी कार्ड बनने के लिए चला जाता है। जैसे ही आप एडमिशन फी पे करते हो आइडेंटिटी कार्ड बनने के लिए चला जाता है और उस टाइम पे आपका आई स्कैन किया जाता है ये वेरीफाई करने के लिए कि आप वो ओरिजिनल कैंडिडेट हो कि नहीं हो, जो जिन्होंने एग्जाम दिया था क्या वही कैंडिडेट एडमिशन लेने आया है कि नहीं आया है, ये वेरीफाई करने के लिए आपका आई स्कैन किया जाता है, वो जो आधार कार्ड में जिस तरह से वेरीफाई करते हैं हम लोग। तो वहाँ आधार कार्ड आपका बेसिकली ऑनलाइन चेक कर लिया जाता है कि क्या आप सेम कैंडिडेट हो कि नहीं हो, ओके। तो देखो सीट फ्रीजिंग यहाँ भी आपको कब तक का ऑप्शन दिया जाता है? जून 26 तक का ऑप्शन दिया जाता है, देख लो आप यहाँ पर। एंड देन फर्दर आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रोसेस आपका सेम ही रहेगा, जैसे फर्स्ट से सेकंड में शिफ्ट था वैसे ही फिर सेकंड से थर्ड काउंसलिंग, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग में भी सबको सीट मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अब थर्ड काउंसलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इसका ज़रूरत भी इसीलिए पड़ता है ना क्योंकि सेकंड राउंड काउंसलिंग में भी मैं बोला कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो फिजिकली रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं और वही बच्चे फिर कहते हैं कि मुझे एक और चांस मिलना चाहिए। सो मैं इस बार मेरा ट्रेन लेट हो गया, ये हो गया, मैं रिपोर्ट नहीं कर पाया, मैं लेट हो गया, तो बस और चांस देने के लिए तो सिंपली तो थर्ड राउंड काउंसलिंग में अब वैसे बच्चे जिनका छूट गया है किन्हीं वजह से या फिर जिन्हें सीट नहीं मिल पाया है लोअर रैंक के वजह से, वो दोबारा से क्या कर सकते हैं? अप्लाई यहाँ पर आकर के कर सकते हैं। उनका भी 30 जून को आप देख सकते हो डिक्लेरेशन ऑफ सीट आ जाएगा एंड देन फिजिकल रिपोर्टिंग वगैरह उन्हें करनी है जुलाई 1 एंड जुलाई 2 तक। विथड्रॉल ऑफ एडमिशन जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया और ये फर्दर आपका फोर्थ राउंड भी आएगा, ठीक है। और इनफैक्ट जरूरत पड़े तो आपका फिफ्थ राउंड भी कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन इफ नीडेड जनरली जैक काउंसलिंग जो होता है फोर्थ राउंड तक आपका कंप्लीट हो जाता है, राइट। लेकिन अगर जरूरत पड़े, मान लेते हैं कि सीट स्टिल वैकेंट रह जाए और कैंडिडेट्स हैं जो अभी भी अप्लाई कर रहे हैं एडमिशन के लिए, देन ऐसे कंडीशंस में फिफ्थ राउंड काउंसलिंग भी लाया जाता है जिसे आप स्पॉट काउंसलिंग कर सकते हो, ठीक है। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था विथड्रॉल वाले कैंडिडेट्स के पास फिर वहाँ पर एक छोटा सा विंडो मिलता है उन्हें जो एडमिशन विथड्रॉ कर लेते हैं उस स्पॉट काउंसलिंग में कि चलो यहाँ से तुम कुछ एक आध सीट ले सकते हो, चलो जाके सीट ले लो, तो स्पॉट काउंसलिंग में उनको एक चांस मिल जाएगा। तो चलिए ये था आपका, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ेंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए ये मैं आपको अभी ही क्लियर कर देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो आपका बेसिक डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्लास 10th का मार्कशीट होना चाहिए और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं है तो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए जो 10th में आपको मिला होगा, ठीक है। वो दोनों मार्कशीट ओरिजिनल एंड एडमिट कार्ड। उसके अलावा 12th का मार्कशीट आपको चाहिए होगा, CLC चाहिए होगा एंड एडमिट कार्ड चाहिए होगा। अगर एडमिट कार्ड नहीं भी रहे तो काम चल जाएगा, मार्कशीट तो मैंडेटरी ही आपको चाहिए होगा, ठीक है। उसके अलावा जो JEE मेंस का आपका स्कोर कार्ड था ना उसे आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है।
और जेई मेंस का अगर आप एडमिट कार्ड भी साथ में रख लो तो वो भी आपके लिए बेटर रहेगा। हालांकि वो मैंडेटरी नहीं है, जो मेन मार्कशीट है आपका जेई मेंस का जो मार्कशीट होगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपको ले जाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है, जनरल कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जनरल कास्ट वालों को भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवानी पड़ती है, आपके पास ज़रूर होगा, और जब है तब ले जाना है। ओके, जो जनरल से अलग है जैसे ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस वालों को अपने सर्टिफिकेट को ले जाना पड़ेगा। उसके अलावा जिसे हिंदी में नहीं कहते जातीय प्रमाण पत्र, ओके, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपको ले जाना पड़ेगा। आपको आवासीय ले जाना पड़ेगा, यानी आप जहाँ रहते हो वहाँ का भी एक प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, वो आपको आवासीय भी वहाँ पर ले जाना पड़ेगा। जातीय और आवासीय ये ध्यान याद से, ठीक है। आवासीय एक बार भूल भी जाओगे तो एप्लीकेशन लगा सकते हो कि सर बाद में सबमिट कर देंगे। जातीय तो आपको हर हाल में ले जाना है, वरना कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस हो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा ना, तभी ना आपको वहाँ ईडब्ल्यूएस पे सीट अलॉट किया जाएगा, वरना किया ही नहीं जाएगा। और एक और ध्यान देने वाली बात है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है ना वो आपका चल जाएगा 2 साल पुराना भी, इट्स ओके फाइन, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा वो आपका हर साल चेंज होता है। ओके, तो आप मान लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आप जिस वक्त लगाए एग्जाम फॉर्म भरने में वो वैलिड था, लेकिन काउंसलिंग के टाइम पे भी वो वैलिड हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस डेट को आपने बनवाया होगा उस डेट से नेक्स्ट 364 डेट तक ही वो वैलिड रहता है। तो ऐसा एक दिन भी अगर वो पुराना हो जाए ना 1 साल से तो फिर वो इनवैलिड हो जाता है मेरे भाई, फिर वो काम नहीं आता, फिर आपका वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा वहाँ पे। तो ये ध्यान रखना कि आपका ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो स्टिल क्या है, ऑपरेशनल है या नहीं है, वो काम करने वाला है कि नहीं, कि वरना वो अब डेड हो चुका है। वो 1 साल पुराना ही मैक्सिमम एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि हर साल इकोनॉमी चेंज होती है ना लोगों की। तो जरूरी थोड़े कि मैं पिछले साल ईडब्ल्यूएस था इस साल भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही रहूँगा, हो सकता है मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो गया हो, अब मैं ईडब्ल्यूएस में नहीं हूँ। तो इसीलिए ईडब्ल्यूएस हर साल आपको बनवाना पड़ता है अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट रहना चाहते हो। तो बस इतने सारे जितने डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने बताए इतना ही डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना। इसके अलावा कुछ एडिशनल जैसे कुछ फोटोज़ वगैरह होते हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ आपको रख लेना है, 8-10 तो रख ही लेना है, ठीक है, वो ऐसे भी 8-10 पास में फाइल में रहनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इसके अलावा किसी डॉक्यूमेंट्स की आपको वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, इसमें बहुत स्टूडेंट एक प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं मैं उसे एक बार बता देता हूँ। जैसे कि बहुत अपियरिंग होंगे, और अपियरिंग वालों का क्या होता है ना कि ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आया होता है। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट तो भूल ही जाओ, क्योंकि जब आपका ओरिजिनल मार्कशीट ही नहीं आया है, आपको मार्कशीट ही नहीं कॉलेज दे पाएगी, तो आपको सीएलसी कैसे देगी कॉलेज? सीएलसी का तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में भी एक सॉल्यूशन है आपके पास में, लेकिन वो आपको काउंसलिंग से पहले करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप कॉलेज जाओ, अपने प्रिंसिपल से मिलो। प्रिंसिपल जो होंगे वो जो रोकड़ कक्ष में बैठते हैं, क्या जो कंप्यूटर वगैरह पे बैठते हैं, वो क्या करेंगे, आपको एक एप्लीकेशन लिख के निकाल करके दे देंगे, खुद से वो प्रिंटेड रहता है वो, और प्रिंसिपल उस पर साइन करके दे देगा। उसमें लिखा क्या रहेगा, वही कि आपका ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आया है और सीएलसी इस वजह से देना भी पॉसिबल नहीं है, तो दोनों ही आपका कॉलेज में है, जैसे ही आएगा कॉलेज प्रोवाइड कर देगी, प्रिंसिपल उस पर साइन करेगा अपना, देन आप उस पैड को ले करके जाओगे काउंसलिंग में सबमिट करने, वहाँ दिखाओगे। जैसे ही आपको ओरिजिनल मार्कशीट मांगेगा वेरिफिकेशन के टाइम, आपको वो दिखाना पड़ेगा कि सर मेरे कॉलेज में भी ओरिजिनल आया ही नहीं है, या सीएलसी मुझे अभी मिल ही नहीं सकता है, तो मैं कैसे दिखा दूंगा? अभी आपको प्रोसेस के साथ ही होगा ना। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देनी पड़ेगी, वो आपको पहले करा लेना है जा करके, ठीक है, अपने कॉलेज में, जो रेस्पेक्टिव कॉलेज जो अपियरिंग स्टूडेंट हो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, वो जाके पहले करा लो। क्योंकि मेरे साथ तो ये हुआ था, क्योंकि मेरा ऑब्वियस सी बात है अभी फाइनल ईयर का मार्कशीट कहाँ ही आया होगा, ओरिजिनल किसी कॉलेज में नहीं आया होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तो मांगेगा ये चीज़, तो उस वक्त आप कैसे जमा करोगे? पॉसिबल ही नहीं है जमा करना। तो ऐसे कंडीशन में आप बोलोगे तो भी नहीं मानेगा, बोलने से काम नहीं चलता, मौखिक कोई काम नहीं होता, ठीक है, आपको लिखित में जमा करना पड़ेगा, रिटर्न में जमा करना पड़ेगा, तो आपको कॉलेज दे देगी, आपको एक पैड बना करके दे देगी, प्रिंसिपल का सिग्नेचर रहेगा वहाँ पर, आपको वहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ओके, तो चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। 2 तारीख तक आपका फॉर्म भरने का डेट है, जाते जाते मैं बता दे रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन करने का डेट है। रजिस्ट्रेशन आप हर हाल में कर लो, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो फिर इनवैलिड कैंडिडेट हो जाओगे। तो चलो, इसके बावजूद भी अगर किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन मन में हो ना, तो सबसे पहली बात तो आप हमारे काउंसलिंग टीम को कॉल करके सपोर्ट ले सकते हो। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको काउंसलिंग हेल्प लाइन नंबर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके अपने कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर सकते हो। अगर कन्फ्यूज़न इतने मेहनती नहीं हो कि नंबर देख के कॉल पर हो, तो कमेंट कम से कम कर देना इसी वीडियो के नीचे, कुछ तो यूज हो जाए कमेंट सेक्शन का। तो जाके कमेंट करो, किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो जैक दिल्ली काउंसलिंग को लेकर के, तो आप बेझिझक वहाँ पर अपने सवाल को रखो।
हम आपको वहाँ पर जवाब देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।